जी, आज हमारा जो है वो 4th लेक्चर है। दीपक आपका माइक अब चल गया है, उसको बंद कर लें आप, म्यूट करें। जी, आज हमारा 4th लेक्चर है। जो अब तक पढ़ चुके हैं वो है कि टैग्स क्या होते हैं और टैग्स की टाइप्स क्या होती हैं। आपके पास तकरीबन 5 मिनट का टाइम है, अभी 19 मिनट हो चुके हैं, यानी 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और 25 मिनट पे हम जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। आपसे मैं चाहूँगा कि जिन्होंने वो सेशन दोबारा देखा या जिनके पास कोई क्वेश्चंस हैं उसके रेलिवेंट वो पूछ सकते हैं। बाकी आ जाते हैं, अभी उनके मैसेजेस आ रहे हैं, आ जाते हैं। कोई टॉपिक के रेलेवेंट है क्वेश्चन तो कर चलें, ठीक है जी। इधर एक तरफ से नो आ गया है, शहबाज भाई की तरफ से, शहबाज की तरफ से आया। और दीपक नो इशू, स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती रहेगी। हम रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं कोई इशू नहीं है, वो उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। और बाकी अपना 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 जिम्मेदार तो होती है ना हर कोई। हाँ जी, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा जी टैग्स क्या होते हैं। टैग्स की हमने और उसकी बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। अब हम चलते हैं अपने उससे फर्दर। जब हमने देख लिया कि जी टैग्स होते हैं और टैग्स की कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की, तो उससे अगली चीज़ ये देखिए, हर चीज़ हम जो होती है, जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर में देख लें या कंप्यूटर से बाहर देख लें, उनमें यही होता है कि कॉल हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड। एक मिनट जी, कॉल में उनको लेना पड़ेगा मेरे ख्याल में। जी, ये है हमारे पास वर्ड, मैंने ओपन किया है। वर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं। ये अब सैम्पल, ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इसकी अगर इसको एक मिनट जी, 1,5, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ का हमें ये तो पता चल रहा है कि ये एक पैराग्राफ है, लेकिन इसको जितनी भी इसकी सेटिंग्स हमने करनी है वो इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ से की मदद से कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि इसकी फ़ॉन्ट जो है वो इसका एक एट्रीब्यूट है। वो उसके बाद फ़ॉन्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ इटसेल्फ, इसकी अगर आप एट्रीब्यूट्स देखें, आप इसको ये स्टाइलिंग दे सकते हैं, आप इसको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जो लाइन हाइट है, ये इसको लाइन स्पेसिंग इनको कम कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी जो सेटिंग है ये पैराग्राफ की है। तो इसको हम क्या देख रहे हैं कि ये एक यानी फंक्शनैलिटी क्या है, पैराग्राफ है। इस इतने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको पैराग्राफ कहते हैं। और इसके अंदर इसकी जो फर्दर हमें सेटिंग करेंगे वो इस सिर्फ व्यू नहीं आ रहा, एक मिनट। मेरी स्क्रीन सबको आ रही है? तो बाकिर को नहीं आ रहा। बाकिर आपका इंटरनेट का कुछ इशू होगा। एक मिनट, बस। अच्छा, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसकी जितनी भी एक मिनट की कॉल रिज्यूम हो गई है।
अच्छा जी। जितनी भी पैराग्राफ की अब सेटिंग्स हैं वो हम इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके रेलेवेंट सेटिंग इसके ऊपर ये सेक्शन के अंदर दी गई हुई है। ठीक है। इस सेक्शन में हम अगर इसी को पैराग्राफ को ही देखते रहे तो इसमें हम इसकी सेटिंग नहीं कर सकते। राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी इसकी सेटिंग ये वाले ऑप्शंस ही ओपन होंगी तो इनके ज़रिए से करेंगे। इनको अब बेसिकली जब हम एचटीएमएल के अंदर आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको एक टैग, यानी अगर टैग हम पैराग्राफ को समझें कि पैराग्राफ इटसेल्फ एक टैग है, एक एलिमेंट है। यानी कि पी हमने देखा कि एक टैग था, एक एलिमेंट था। और इसके बाद हम इसकी जो सेटिंग करेंगे वो इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ से करेंगे, की मदद से करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसकी सेटिंग क्या क्या हो सकती है। जो अगर आप वर्ड में देखें, दोबारा हम वर्ड में आते हैं तो पैराग्राफ की सेटिंग के अंदर जो पैराग्राफ की यानी कि जो हमारे पास सारी सेटिंग मौजूद है उसमें मोर स्पेसिफिकली जो सबसे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है अलाइन की। उसके बाद ये चीज़ें, ये लिस्टिंग, ये एचटीएमएल में जब हम आते हैं तो ये इनको लिस्टिंग कहते हैं। ये थोड़ी सी यानी रेलेवेंट नहीं है, ये हम फर्दर इसके बाद पढ़ेंगे। यानी आज के जो हमारे लेक्चर इससे आगे इंशाल्लाह दूसरा या तीसरा लेक्चर उसके अंदर हम ये लिस्टिंग पढ़ेंगे। जो सबसे एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचती है वो है अलाइन की, यानी अलाइनिंग। आप इसको अलाइन ये जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको इसको जो है राइट कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट सेंटर लाइन कर सकते हैं। तो ये वाली सेटिंग सेम अगर आप एचटीएमएल में करना चाहते हैं। अच्छा जी। ये अगर एचटीएमएल में करना चाहते हैं तो इसके लिए एचटीएमएल हमें एट्रीब्यूट्स देता है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट के लिए आप एक पहचान ज़हन में रखें कि टैग का जो नेम होगा, ये टैग का नेम है, इसको हम पी टैग कहते हैं ना, ये जो इस तरह से स्टार्ट होता है। और ये इसका स्टार्टिंग जो है वो पोर्शन है और ये इसका एंडिंग है, यहाँ पे एंडिंग होती है। तो इस चीज़ को हम एक टैग कहते हैं। ठीक है। आपने एक याद रखना है कि जो भी चीज़ टैग के नेम के बाद एक स्पेस दे के जो भी चीज़ लिखी जाए उसको टैग के अंदर क्या कहते हैं, एचटीएमएल की ज़ुबान में उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। ये क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये सारा ये जो है ये टैग नेम है और टैग नेम के बाद एक स्पेस देने के बाद जो चीज़ भी आप लिखते हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं अलाइन। अब एट्रीब्यूट क्या, ये अब देखें आप तो ये हमारे पास अलाइनमेंट का सेक्शन है। ठीक है। या इसको आप एचटीएमएल की ज़ुबान में क्या कह सकते हैं, एचटीएमएल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसको अलाइन यानी ये एक अलाइन का एट्रीब्यूट है। ठीक है। इसके अंदर चार हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, चार ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहली ऑप्शन आप देखते हैं तो इसमें कौन सी है, ये लेफ़्ट अलाइन की है, उसके बाद सेंटर अलाइन की है, फिर राइट की और फिर जस्टिफाई की। इसी तरह यहाँ अलाइन में भी ये अलाइन एक एट्रीब्यूट है और आगे इसके आगे चार ऑप्शंस हैं या चार वैल्यूज़ हैं, उनको हम इस तरह से लिखते हैं इक्वल्स टू और डबल कोट्स। जो भी हम ये अंदर जो पैराग्राफ है हम इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखा करते हैं। इसको मैं एक मिनट जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये हमने एक ये थोड़ा सा इसको ये खोल लेते हैं, खुला होगा सही नज़र आएगा यहाँ पे कि ये जो टेक्स्ट है ये एक पैराग्राफ है। इसको पैराग्राफ की शक्ल देने के लिए हमने पी टैग लगाया, उसमें हम अलाइनमेंट इसकी अब इसको अलाइन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि अलाइन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स और इसमें हम इसको फ़र्ज़ करते हैं जी सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट है सारा, ये हमारा जो लेक्चर 2 और यहाँ पे इसको मैं ओपन विद नोटपैड, ये खाली है और इसके बाद यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं हम जो हमने ये चीज़ लिखी थी, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया। इसको सेव करने के बाद जब आप सेम यही फाइल ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, सेंटर लाइन आ रहा है। ठीक है। अब हम ये करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे।
इसको रख लेते हैं। अब आपने इसको सेंटर अलाइन किया है, अलाइन एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू आप सेंटर की बजाय लेफ़्ट कर देते हैं। इसको लेफ़्ट करके सेव किया और यहाँ जब आके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन हो गया। इस तरीके से इसको हम चाहते हैं कि जस्टिफाई करना, तो इसको लिखेंगे जस्टिफाई और इसको सेव कर देंगे। अब आप देखिए तो ये हर तरफ से बिल्कुल जस्टिफाइड टेक्स्ट आ गया है। ठीक है जी, ये हमारे पास अब आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि टैग क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। टैग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए HTML जैसे कि टैग यूज़ करता है, और उस टैग को सेटिंग्स देने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो एट्रीब्यूट होता है। और एट्रीब्यूट के अंदर जो ऑप्शंस हम ऑप्शंस दी होती हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ करते हैं वो उसकी वैल्यूज़ कहलाती हैं, और इसको लिखने का भी तरीका सेम यही है। उसके बाद आप आते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट की आगे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। जो सबसे पहली टाइप है एट्रीब्यूट की उसको कहते हैं स्पेसिफिक टाइप। एट्रीब्यूट्स, इसकी जो फर्दर आगे टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली टाइप है स्पेसिफिक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, और जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। अब स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का बहुत छोटा सा फ़र्क है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो स्पेसिफिकली एक ही एलिमेंट के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि एक टैग के लिए स्पेसिफिक हैं। जिस तरीके से अब जो अलाइनमेंट का टैग है, ये जो अलाइन का टैग है, ये आप अगर इमेज में लगाएं या आप फ़र्ज़ करें इसको अलाइन के टैग को वीडियो में लगाना चाहें, तो आप इसको अगर लगाएंगे तो उसका वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्पेसिफिक है, टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए ये काम भी किस में करेगा, अलाइन में, ये वो सॉरी पैराग्राफ में करेगा। अब ये आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफिक है किसके लिए, पी टैग के लिए, यानी पैराग्राफ की सेटिंग्स ही अलाइनमेंट पैराग्राफ की ही अलाइनमेंट की जा सकती है। इसीलिए ये स्पेसिफिक, ये एक कौन सा टैग कहलाएगा, ये स्पेसिफिक टैग कहलाएगा। और उसके बाद आते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एक से ज़्यादा टैग्स या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनको ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि हम एक टैग की बात करते हैं कि इमेज का टैग IMG, इसमें एट्रीब्यूट हम लगाएंगे ये इमेज के टैग को एक डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कराने के लिए ये यूज़ होता है IMG का टैग। तो इसमें इंक्लूड कराने के लिए कहीं ना कहीं का सोर्स देना पड़ता है। तो उस सोर्स के लिए हम जो इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो है SRC इक्वल्स टू, यहाँ पे अब उस इमेज का पाथ देंगे, उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे आते हैं कि वो इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करते हैं हम ये जो इमेज है, इस इमेज को अपने पेज में इंक्लूड कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आके इसका दीपक अपना माइक म्यूट कर लें, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी देर बाद इंटरप्शन आती है उसमें से। जी, ये SRC के अंदर हम इसका एड्रेस लिखेंगे, इसका नाम चेंज कर लेते हैं कुछ IMAGE इमेज लिख देते हैं इसको, और image.png इसका कंप्लीट नेम है, और ये उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी है। तो हम जस्ट इस इमेज का नाम लिखेंगे उसके अंदर और वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये img.png, image.png, और अब्बास आप अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, image.png
और इसको सेव करेंगे। और जब हम इसको अब देखते हैं, इसका डिस्प्ले देखते हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं इमेज, ये हमारे इसमें इमेज तो उसने इंक्लूड करा दी है, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इसकी विड्थ यहाँ पे सेट करेंगे। विड्थ हम इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल। पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट जो होता है वो पिक्सल होता है HTML का। उसके बाद आते हैं हाइट। अब हाइट इसकी हम तकरीबन वो कर देते हैं हम 600। उसके बाद इसको सेव करेंगे और यहाँ आके जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये इमेज इंक्लूड हो गई है। अब आपको मैं जो ये चीज़ बताना चाह रहा था वो ये थी कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये तो स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट इसी का हो गया। अब आप विड्थ और हाइट जो है, अगर ये इन इन एट्रीब्यूट्स को देखें तो ये भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि अब आप इमेज को ये जो विड्थ और हाइट है ये तो दे सकते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट को तो विड्थ और हाइट नहीं दे सकते ना। उसकी आप फ़ॉन्ट बड़ी छोटी कर सकते हैं, उसके आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी इमेज की विड्थ और हाइट सेट नहीं होती है। इसलिए ये इसके अकॉर्डिंगली या विद रिस्पेक्ट टू IMG टैग, ये स्पेसिफिक टैग है, और ये विद रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ टैग यानी P टैग, ये स्पेसिफिक टैग है। अब ग्लोबल ऐसा होगा जो इसके अंदर भी यूज़ हो सके और इसके अंदर भी यूज़ हो सके, यानी जो IMG को P जिसको सपोर्ट करे और जिसको P भी सपोर्ट करे, और बाकी के भी टैग्स सपोर्ट करें। यानी कम से कम 2 टैग्स जो हैं वो सपोर्ट करने चाहिए। जी, किसी ने मैसेज किया है, उबैदुर रहमान, एक मिनट। तो ऐसा टैग, ऐसा कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए जो इन जिसको ये दोनों सपोर्ट करें, तो वो क्या होगा, ग्लोबल एट्रीब्यूट होगा। अच्छा जी, अब हम इनमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहे हैं जो दोनों में यूज़ हो सकता है। उसमें क्या है, ये तो हमें पता है कि हर चीज़ जो है, हर एक एलिमेंट जो होता है HTML का, उसको स्टाइलिंग देने के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। तो CSS का जो कोड होता है वो किसी भी एलिमेंट में इंक्लूड कराया जा सकता है, और जिस एलिमेंट या जिस टैग में CSS का कोड इंक्लूड करवाना हो, उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है स्टाइल का, जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम स्टाइल लिखेंगे इज इक्वल्स टू ये डबल कोट्स। अब इसके अंदर ये जो इसके अंदर जो ये जगह खाली हमने छोड़ी है, ये इसके अंदर टोटल CSS का कोड लिखा जाएगा, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जो कि असरअंदाज होगा सिर्फ ये वाले टेक्स्ट पे। ठीक है, जो इस पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो अब बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है ये किसी भी टैग के अंदर, यानी HTML के जितने टैग्स हैं ये सब के अंदर लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि CSS जहाँ जहाँ अप्लाई करनी होगी उसके लिए हम स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक ग्लोबल एट्रीब्यूट कहलाएगा। इस तरीके से दूसरा एट्रीब्यूट हम देखते हैं कि हम एक से ज़्यादा हमारे पास टेक्स्ट को शो कराने के लिए हैं। जैसे हम कल पढ़ रहे थे हेडिंग के टैग्स, तो हेडिंग के टैग्स जो हैं या फिर जितने भी टेक्स्ट के टैग्स हैं, या फिर HTML का अपना जो वो हम फर्दर अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर, उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं कि पूरी वेबसाइट की जो अंदर जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। तो उसके लिए हम लैंग का टैग यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। आपने ये बताना है कि इस इमेज, ये जो P का टैग है, इसके अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज का है। तो यानी जब भी इसको सर्च इंजन या फिर यानी गूगल वगैरह या ब्राउज़र जो है वो इसको जब भी कोई भी एक्सटर्नल जो सोर्स है वो इसको उसके ज़रिए से एक्सेस किया जाए, तो पता चल जाए कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कौन सी लैंग्वेज का है। तो हम यहाँ पे उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं लैंग का। लैंग इज इक्वल्स टू
EN-US। इसका मतलब है हम यूएस इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। ये टेक्स्ट जो है इसको खुद ब्राउज़र को डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने ट्रांसलेटर के ज़रिए से कि कौन सा टेक्स्ट है। ये डायरेक्ट टैग ही उसको बता दे कि ये फ़लाँ लैंग्वेज का टेक्स्ट है। तो इस तरह ये अब एक ये सिर्फ एक पी का टैग नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे टैग्स इस तरह से हैं जिनके अंदर लैंग का एट्रीब्यूट यूज़ हो सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा कुछ, ये दोनों टाइप्स तो क्लियर हो गई होगी कि ग्लोबल कौन से होते हैं और स्पेसिफिक कौन से होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स के अंदर इसकी मैं एग्जांपल के लिए आपको आपने इनको प्रैक्टिस करके देखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आपने डिफरेंट टैग्स लेने और जो आज हम पढ़ेंगे उनके अंदर आपने लगा के इनको चेक कर करके देखना है कि इनका क्या पर्पस है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लिस्ट यहाँ दे देता हूँ। ये फाइल आज आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपने जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो है लैंग का। उसके बाद टाइटल का है एट्रीब्यूट। इसको लगाने का आपको मैंने तरीका बता दिया है। इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स, इसके भी आगे आप इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स लगाएंगे। इनको आपने अब डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट जो टैग्स हैं उनमें लगा के चेक करना है कोई कि ये क्यों यूज़ होते हैं। और स्टाइल आप ये उसके बाद आते हैं हम कुछ फर्दर टैग्स की तरफ। अब हमने देख लिया कि जी इमेज किस तरीके से होता है। कल हम हेडिंग पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं। आप एक हेडिंग थोड़ी बड़ी है, एक उससे छोटी है, एक उससे छोटी है। इस तरीके से HTML हमें 6 साइजेस जो है प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल एक और पार्टिसिपेंट हैं, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स की तरफ जो आज हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जी हेडिंग हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। सबसे बड़ी हेडिंग जो है उसके लिए आप H1 यूज़ करते हैं। H1 स्टार्ट होगा और H1 एंड भी होगा। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हेडिंग 1 यानी उसको बिगेस्ट हेडिंग कहेंगे। हेडिंग 1 है। इस तरीके से हम इनको डुप्लीकेट करते हैं और इसकी और कॉपीज़ यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास आगे थी, ये H1 है, इनके नंबर चेंज कर लें यहाँ से। ये H2, H3 है, H4 है, H5, H6। इस तरीके से ये है H6, H5, H4 है, H3, ये H2 है। इसका डिफरेंस अभी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5 है, यहाँ हेडिंग 6। अब इनको सेव करके ये जो इमेज है इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ।
इसको सेव करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इनके साइजेस में कितना डिफरेंस है। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये इस तरीके से इनको साइजेस में मैनेज किया हुआ है। ठीक है, किसकी तरफ से आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इनके साइजेस की तरफ से साइज़ के हिसाब से इनको यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। सबसे बड़ी हेडिंग 1, 2, 3 एंड अप टू ये 6 तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो H1, H2 एंड H3 है। उससे नीचे जो टेक्स्ट है वो तो वो अमूमन इससे भी कम हो जाता है, यानी आम जो टेक्स्ट है उससे भी छोटा हो जाता है। यानी H6 से H4 से H6 तक ये बहुत कम यूज़ होते हैं, यानी आप 10% से भी कम इनका यूज़ है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली 3 हेडिंग्स हैं, ये हम वेब पेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अगला जो टैग पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास IMG का टैग हमारा हो गया है। उसके बाद आते हैं हम लिंक। अब एक एक पेज को दूसरे पेज से हम लिंक किस तरीके से करेंगे, यानी कि हम हमारे पास एक पेज ये है, हम कुछ कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में। हमारे पास ये है इंडेक्स का टैग, हम इसकी एक कॉपी यहाँ और कर लेते हैं। ये है हमारे पास अबाउट अस, अबाउट अंडरस्कोर अस, ये अबाउट अस का पेज है। और उसके बाद आता है हमारे पास, इसको कॉपी करते हैं एक और इसकी, सर्विसेज। अब आप देखें तो ये 3 पेजेस हैं। एक है इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज को होम पेज भी कहते हैं। एक होम पेज है, एक हमारे पास सर्विसेज है, एक अबाउट अस है। हमारे पास ये 3 पेजेस आ गए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो ये इंडेक्स पेज है इसके ऊपर ये हेडिंग हम यहाँ से नीचे ले जाते हैं। और आपको पता है नीचे ले जाने के लिए हम एक टैग यूज़ करते होते हैं, BR का टैग। BR के टैग्स जितने आप यूज़ करेंगे उतने एंटर्स कर देगा ये। ठीक है, हमने ये इसको कुछ नीचे कर दिया और उससे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमें एक मेन्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने होम यहाँ पे लगाया, होम। उसके बाद हमने सर्विसेज, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया अबाउट अस। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम ये एक मेन्यू बनाते हैं। इसको हम यहाँ सेव किया इधर आके, और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। होम आ गया है, सर्विसेज आ गई हैं और अबाउट अस आ गए। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो होम है इसको ओपन करने पे यही सेम पेज ओपन हो। सर्विसेज को क्लिक करने पे सर्विसेज वाला जो हमने ये पेज क्रिएट किया है, ये वाला, ये पेज ओपन हो। अबाउट अस पे को क्लिक करने से अबाउट अस का पेज ओपन हो। अब हम करते हैं इनको अलग-अलग से एडिट करके, राइट क्लिक करते हैं इसको एडिट विद, और इसको ख़त्म करके यहाँ पे H1 एक लगा लेते हैं, H1। H1 के अंदर हमने इसका नेम लिख दिया अबाउट अस। अबाउट अस लिख दिया और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमने बनाया है अपना सर्विसेज का, इसको भी एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पे भी एक H1 लगाएंगे। इसका नाम हमने रख दिया सर्विसेज। यहाँ पे H1 क्लोज और इसको सेव कर दिया। अब अगर हम ये वाले को ओपन करते हैं अपने इधर ब्राउज़र के अंदर, ये हमारा सर्विसेज का पेज है। उसके बाद ये हमारा अबाउट अस का पेज है।
और अब इस तरीके से करते हैं कि इनको इन सारे पेजेस के ऊपर को लिंक करना है होम पेज के साथ, कि जब आप होम पे क्लिक करें तो होम वाला पेज ओपन हो, अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस ओपन हो, सर्विसेज पे सर्विसेज वाला पेज। ये बिगिन की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये हमारे पास होम पेज हमारा ओपन है, इस पे 3 हमने लगाया। तो अब किस तरीके से इनको लिंक किया जा सकता है वो हम अब देखते हैं। ये हमारा होम पेज है और इसके ऊपर हमने जी ये होम पेज है और इसके ऊपर ये हमने मेन्यूज़ बनाए हुए हैं। तो लिंक को हम अगर HTML की ज़ुबान में बात करें, HTML की लैंग्वेज में बात करें, तो लिंक को इसमें क्या कहते हैं, एक एंकर कहते हैं। और इसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो एंकर टैग है। एंकर के टैग के लिए हम शॉर्ट फॉर्म जस्ट ए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ए है और मैं ये करता हूँ कि इसको नीचे ले जाता हूँ। ए के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसमें उसका लिंक दिया जाता है कि इस एंकर टैग में पे क्लिक करने पे या इस जो एलिमेंट है जिसके इर्द गिर्द ये लगने वाला है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो। तो हम ए स्पेस उसके लिए हाइपर रेफरेंस कहते हैं इसको, एच रेफ। तो उसको शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे एच रेफ इज इक्वल्स टू डबल कोट्स और उस पेज का नेम लिख देंगे जो इस पे क्लिक करने से ओपन होना चाहिए। होम पे जब हम क्लिक करें तो यही वाला पेज ही ओपन हो, दोबारा यही ओपन हो जाए। कौन सा पेज? index.html का पेज। तो हम इसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, हमने इसका नेम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब्बास अपना माइक म्यूट करें आप। अब्बास आपकी आवाज़ आ रही है, माइक म्यूट करें अपना। अच्छा, ये इसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ जाके इसके हाइपर रेफरेंस में एच रेफ के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला हमने यहाँ पे टैग, ये स्टार्टिंग टैग हो गया। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको जो हमारा होम है यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर देंगे। यानी हमारा जो एक मेन्यू है या एक लिंक है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस जगह पे आके क्लोज हो गया। अब इसकी ये जो हमने एंटर किया था इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब आप देख सकते हैं कि ए का टैग, ए का स्टार्टिंग टैग ये है, ए का एंडिंग टैग ये है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो होम टेक्स्ट है इसके ऊपर हमने एक लिंक लगा दिया जो कि क्या काम करेगा, होम पे क्लिक करने पे ये वाला पेज ओपन कर देगा। ठीक है, हम ये ऊपर जो हमने पैराग्राफ लिखा है इसमें दूसरा टेक्स्ट सारा ख़त्म करते हैं, बल्कि पैराग्राफ ही ख़त्म करके इसके ऊपर यहाँ पे ताकि पता चल जाए कि हम इस वक्त कौन से पेज पे एक हेडिंग वन लगाते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं होम। जी, ये हमारा होम का पेज है। किसकी आवाज़ आ रही है? अच्छा, नॉइस मेरी तरफ से तो नहीं है, मेरे पास तो कंप्लीट साइलेंस है। ये कभी कभी आ जाती है, कुछ भाई जो है ना माइक ओपन कर लेते हैं शायद उस वजह से। तो अच्छा जी, अगर हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ये यहाँ पे इसका आप हमने इसको यहाँ पे सेव किया। इधर जब आप देखते हैं तो इस वक्त हम होम पेज पे मौजूद हैं और होम पेज की शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है, अंडरलाइन हो चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। और इसके ऊपर जब हम माउस लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाते हैं तो वो हाथ बन जाता है। इट मीन्स अब ये एक लिंक बन चुका है। ठीक है, दीपक कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, उनके पास उनकी वीडियो भी अभी शेयर थी तो वो लोडिंग पे जा रही थी, उनके पास इंटरनेट लगता है काफ़ी स्लो है। तो ये हमारे पास ये एक लिंक बन गया। सेम यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, यही प्रोसीजर। इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे, ये जो सर्विसेज हैं उनसे पहले लगाएंगे। लेकिन अब फ़र्क ये है कि अब हम इसमें नेक्स्ट पेज का लिंक देंगे, index.html का नहीं, अब हम services.html का देंगे।
सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, और सर्विसेज जो वर्ड है इसके बाद आके हम इसको क्लोज कर देंगे, ए का टैग ये हमने यहाँ क्लोज कर दिया। उसके बाद दोबारा एक कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं उसकी अबाउट अस से पहले, और अब इसका जो नेम होगा फाइल का वो अबाउट अंडरस्कोर अस, जो हमने फाइल का नेम रखा है वो रखेंगे, और उसके बाद अबाउट अस के बाद इस टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब तीनों के ऊपर हमने लिंक्स लगा दिए। अब हम आते हैं इसको इस यहाँ पे रख लिया साइड पे, और इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब ये तीनों लिंक्स बन चुके हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये एक पाइप का जो है ना वो करेक्टर यहाँ पे करते हैं, इंसर्ट पाइप का करेक्टर ये होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वर्टिकल बार होती है सीधी, इसके ये हम इनके दरमियान में लगा देते हैं ताकि इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। यहाँ पे एक बार लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे एक स्पेस, एंड देन यहाँ पे हमारा एक ये तीनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इनको पता चल रहा है कि तीनों डिफरेंट हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी फाइल में, ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक मेन्यू बन गया है सिंपल सा। अब हम होम पे क्लिक करते हैं तो इसी पेज पे रहेगा, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विस पे चला जाएगा, यहाँ से बैक जाएंगे, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट अस वाले पेज पे हमें दे के चला जाएगा। अब हम करते ये है कि इसको तीनों पेजेस पे कॉपी भी करना पड़ेगा, तो हम इसका कोड यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको ये इन पेजेस पे पेस्ट कर देंगे। इनको यहाँ सेव कर दिया, सारे पेजेस में जाके अपने सेव कर देना। अब हम दोबारा इसका एक व्यू देखते हैं, तो ये इसको रिफ्रेश किया, होम, ये सर्विसेज, और सर्विसेज पे जब हम करेंगे अबाउट अस पे इस टाइम है, और हम जाना चाहते हैं होम पे तो हम होम पे चले जाएंगे, यहाँ पे हैं और इस वक्त तो अबाउट अस पे जाना चाहते हो तो अबाउट अस पे चले जाएंगे। इधर से हम सर्विसेज पे कहीं भी किसी भी पेज पे दूसरे या तीसरे किसी भी पेज पे जाना चाहें तो हम किसी भी दूसरे पेज से हम उस पेज पे इजीली जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से बेसिकली मेन्यू तैयार होता है, और ये एक सिंपल मैंने आपको मेन्यू तैयार करना सिखाया किसके थ्रू, एंकर के टैग के जरिए। कुछ कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं उनको आप चाहते ये हैं कि वो इसी विंडो में ओपन ना हो, जैसे ये इसी के अंदर ओपन हो रहे हैं तीनों लिंक्स। आप ये चाहते हैं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो ये तो ओपन ही रहे, या सर्विसेज पे क्लिक करूं तो ये होम वाला या जो भी पेज ओपन है वो तो ओपन ही रहे, लेकिन सर्विसेज जो है वो न्यू टैब में ओपन हो जाए, यानी कि ये साथ वाले टैब में जाके ओपन हो, जो हम राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर रहे हैं ना, तो इस तरह ना करना पड़े, जस्ट क्लिक करने पे ही न्यू टैब ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ए के टैग के अंदर, एंड एंकर टैग जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं, और वो है टारगेट का, टारगेट इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, इसको हमने ये करके सेव किया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और अगर अब आप सॉरी ये हमने होम में नहीं, हम चाहते हैं कि ये लिखा हुआ ये काम सर्विसेज में हो, जब हम सर्विसेज पे क्लिक करें तो सर्विसेज न्यू में ओपन हो, तो यहाँ पे जाएंगे और ये href के एट्रीब्यूट के बाद एक स्पेस देंगे, और फिर यहाँ पे इसको टारगेट और इक्वल्स टू न्यू लिख देंगे। इसको आप सेव करें, और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू ये जो सर्विसेज का लिंक है ये न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया है एंकर का टैग। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ कि HTML डॉक्यूमेंट का एक कंप्लीट लेआउट या कंप्लीट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का लेआउट क्या होता है। हमने पहले इसका जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं उसकी एक शक्ल की क्या शक्ल होती है। अब हम कहें देखेंगे कि उस शक्ल को हम HTML कोड के थ्रू किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको मैं ये यहीं पर रहने ये वाला ख़त्म कर देता हूँ, ये सारा जो कोड है
बल्कि ये यहीं रहे, इसको सेव करके एक न्यू फाइल हम यहाँ बना लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं एक न्यू नेम से। इसी के अंदर यहाँ पे न्यू एक फोल्डर करते हैं, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बना ली HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर या HTML स्ट्रक्चर, HTML अंडरस्कोर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास फाइल है। अब हम सबसे पहले उस इमेज को ओपन कर लेते हैं जो हमने उस दिन डिज़ाइन की थी। सबसे पहले हमारे पास होता है डॉक टाइप, यानी जिसमें हम ये डिक्लेयर करते हैं कि HTML की कौन सी वर्जन हम चूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा हेड सेक्शन एंड देन बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट में। ये आपका कंप्लीट वे होता है जिसके ज़रिए से आप कर सकते हैं, अपनी एक डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप, और डॉक्यूमेंट टाइप लिखने के लिए भी एक टैग ही यूज़ होता है, और ये टैग सेल्फ क्लोजिंग या अनपेयर्ड टैग है। हमने पहले टाइप्स पढ़ी हैं कल कि टैग्स की सिंटैक्स के लिहाज से 3 टाइप्स होती हैं। ये पहली टाइप में लाइक करता है, यानी अनपेयर्ड टैग है। सॉरी, ये सेकंड टाइप है, यानी कि अनपेयर्ड टैग्स में से एक होता है। कौन सा? डॉक टाइप। इसके लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसमें एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन, इसको उर्दू में फिजाइया भी कहते हैं, और अगर दूसरी प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में या लॉजिक की ज़ुबान में कहें तो इसको नॉट कहते हैं। तो एंगल ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, एंड देन उसके बाद आएगा डॉक टाइप, और स्पेस दे के आप लिख देंगे HTML, और फिर ये एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट चीज़ हमने इधर अपने इमेज में देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास हेड सेक्शन है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप आपने प्रोग्राम या फिर डॉक्यूमेंट स्टार्ट होने से पहले ही बता दिए। उसके बाद अब HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रही है, तो इसको ये बताने के लिए कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, हमें एक टैग लगाना पड़ता है जो कि इटसेल्फ HTML का टैग है, HTML। और ये पेयर्ड टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, क्लोज होता है, और इसको हम यहाँ नीचे जाके क्लोज कर देते हैं HTML। ये HTML का टैग लग गया। उसके बाद हम जो सबसे पहले जो सेक्शन बनाते हैं वो होता है हेड का सेक्शन। ठीक है, हेड सेक्शन, और ये हेड सेक्शन स्टार्ट्स और हेड सेक्शन क्लोज। और हमने ये ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि क्या क्या होता है इसमें। मेटा डाटा होता है, इसमें लिंकिंग होती है, दूसरी फाइल्स को लिंक किया जा सकता है, इसमें स्टाइल्स होते हैं, इसमें स्क्रिप्ट भी लिखा जा सकता है, यानी जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखा जा सकता है, और ये लिखा जा सकता है, मींस ये ऑप्शनल है। ये सैफुल्ला, ओके, कुछ इसमें लिखा जा सकता है। ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि बॉडी सेक्शन फर्दर। अब ये मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि हेड सेक्शन के अंदर जो भी हम लिखेंगे, ऑप्शनल स्क्रिप्टिंग के अलावा जो भी चीज़ें लिखते हैं, उसका आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे कोई असर या कोई चीज़ उनका रिज़ल्ट शो नहीं होता। जैसे ये हेडिंग हमने लगाई, इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है, यानी हेडिंग नज़र आ रही है। अगर हम क्योंकि ये बॉडी पार्ट यानी बॉडी के अंदर लिखा जाने वाला एक टैग है, इसलिए इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है। जितने भी टैग्स हैं जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, लिंकिंग टैग हो गया हमारे पास, स्टाइलिंग हो गई हमारे पास, ये जो मेटा टैग्स होते हैं, ये ब्राउज़र के अंदर अपनी शक्ल दिखाते नहीं हैं, नज़र नहीं आते। लेकिन जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे अपनी शक्ल इसके अंदर यानी जो हमारा होता है ब्राउज़र विंडो, इसके अंदर नज़र आती है उनकी शक्ल। तो उसके बाद चलते हैं बॉडी टैग के अंदर, बॉडी सेक्शन के अंदर। बॉडी सेक्शन स्टार्ट्स एंड देन यहाँ पे बॉडी सेक्शन क्लोजेस।
अब हमने अभी तक जितने भी ये टैग्स पढ़े हैं, यानी कि ये हेडिंग टैग हो गया, ये हमारे पास बी आर के टैग्स हमने लगाए हैं, उसके बाद ये हमारे पास एंकर टैग है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया है हेडिंग टैग। ये सारे जो हैं ये किस सेक्शन में होंगे? ये बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा जाने वाला डाटा है। ठीक है, ये यहाँ पे लगाएंगे। ये मैं इनके स्टार्ट में आके इनको टैब आगे दो दो टैब्स आगे कर देता हूँ। उसकी वजह ये वजह भी मैं बताता हूँ किस वजह से मैं इनको स्पेसेस दे रहा हूँ या आगे कर रहा हूँ। जी ये हो गया। इसको हमने यहाँ सेव कर दिया। उसकी वजह ये है कि अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में पहले नॉलेज है या कुछ जानते हैं, तो प्रोग्रामिंग में एक टर्म यूज़ होती है नेस्टिंग। यानी नेस्ट बेसिकली वर्ड निकला है, परिंदों का नेस्ट होता है ना, घोंसला। वो इस तरीके से होता है कि एक तिनका और उसके अंदर फिर दूसरा तिनका एक दूसरे से यानी कि तिनके के अंदर एक तिनका, और फिर इस तरीके से जुड़ते जुड़ते वो एक पूरा घोंसला, एक नेस्ट तैयार होता है। तो इस तरीके से एक टैग के अंदर दूसरा टैग और दूसरे के अंदर फिर दूसरा टैग, इसको क्या कहते हैं? इसको नेस्टिंग कहते हैं। यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगाना, ये प्रोसेस जो होता है ये नेस्टिंग होता है। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं अपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। आप देखें तो ये HTML का टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये टैग, और यहाँ पे ये एलिमेंट क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हमने ये दो टैग्स लगाए हैं। हेड का टैग लगाया है, सॉरी ये यहाँ पे क्लोज भी करना है। हेड का टैग लगाया है, और उसके बाद हमने इसके अंदर बॉडी का टैग लगाया है। ठीक है, और फिर अगर बॉडी के अंदर देखते हैं तो हमने इतने सारे ये टैग्स ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। तो नेस्टिंग हम कर चुके हैं। तो HTML हमें अलाउ करती है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगाया जा सकता है। इसको कहते हैं नेस्टिंग। जब हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगाते हैं तो जो बाहर वाला टैग होता है वो वो पेरेंट टैग कहलाता है। अब अगर हम एक मिनट में इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। जी यहाँ पे मैं इसको इसको यहाँ लेके आते हैं। तो जो ये HTML टैग है, ये टैग, ये हमारा HTML का टैग हो गया। ये क्या कहलाएगा? ये पेरेंट टैग कहलाएगा। इसकी जो फॉन्ट है थोड़ी सी कम कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है पेरेंट टैग। ये पेरेंट टैग होगा, और जो हमारा ये वाले टैग हैं, ये इसके अकॉर्डिंगली क्या होंगे? ये चाइल्ड टैग होंगे। ठीक है जी। ये जो चीज़ है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि ये वाले टैग जो इसके अंदर लगे हैं, HTML के अंदर लगे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इसके अकॉर्डिंगली ये चाइल्ड टैग हैं, और इसके अकॉर्डिंगली ये पेरेंट टैग है। यानी इन सब टैग्स का ये पेरेंट टैग होगा क्योंकि ये बाहर है, यानी ये बड़ा टैग है। तो अब पेरेंट टैग जो होता है उसके उसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग आपने एक लेवल पे करनी होती है।
ताकि ये पढ़ने पढ़ने में आसानी लगे। इसका प्रोग्रामिंग में कोई ख़ास इशू नहीं होता कि अगर आप इनको वो आगे पीछे भी लिख देंगे, लेकिन ऑर्डर और सिंटैक्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं कर पड़ रहा इनको। यानी इनकी प्लेसमेंट सिर्फ इसलिए होती है ताकि कोड रीडेबल हो, सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह होती है कि जब नेक्स्ट टाइम आप इसको ओपन करें तो आपको रीडेबल इजीली हो जाए, आप इजीली इसको रीड कर सको कोड को, इसमें कोई एडिटिंग करनी पड़े तो वो इजीली आप कर सको। ठीक है, इसकी ये एक सिर्फ इसका ये बेस्ट प्रैक्टिसेस या जिसको आप कहते हैं गुड प्रैक्टिसेस में से एक चीज़ है कि कोड आपने जब भी लिखना है तो चाइल्ड टैग जो है उसको स्टार्टिंग और एंडिंग आपने एक टाइम एक जगह पे करनी है, और जो पेरेंट टैग है उसकी आपने एक जगह पे करनी है। अब हम अगर इस पे आते हैं तो ये देखें, इसके अंदर ये वाले टैग के अंदर जो ये बॉडी टैग है, इस टैग के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमने ये वाले टैग्स लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाले टैग हैं और ये आप इनका अगर देखें तो इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम है, ये एक ही लेवल पे आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सब एक ही लेवल के हैं, इनमें से कोई एक दूसरे का चाइल्ड या पेरेंट टैग नहीं है, ये एक ही लेवल के टैग हैं, इसीलिए इनकी अलाइनमेंट भी एक जैसी आपने रखनी है। और उसके बाद आपने ये आप देख सकते हैं तो बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, और हेड भी इसी लेवल पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वो सेम लेवल का एलिमेंट है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसका, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। ये हमारा, एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके रेलेवेंट जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी शहबाज भाई, अब्दुल वहाब, उबैद, अब्बास, यूसुफ, मोहम्मद तकी और मोहसिन, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी। ये एच रेफ जो है ये टैग नहीं है। मैंने बताया कि टैग के नेम, शायद आप लेट आए। आपने आपने इस तरह से करना है कि आपका जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है ना, जो लेट हो गए थे या जो अभी नहीं ले सके हैं और अब रिकॉर्डिंग देखें बाद में, उनके लिए 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स हम देंगे। उसके लिए ये अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे स्टार्ट में आपने टाइम पे इंशाल्लाह पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट में टाइम देंगे, क्योंकि सारा कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। और आई होप कि जिन्होंने पूरा सुना है उनको सारा क्लियर हो गया होगा। जी, उनके कमेंट्स आ भी ये मैसेजेस आ भी रहे हैं कि उनको क्लियर है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जितना समझाऊँ वो सारा आपको क्लियर हो, उसके लिए जाके आपको बार बार गूगल ना करना पड़े, उसी से आगे फर्दर आप प्रैक्टिस करें अपनी। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि जितने हमने टैग्स पढ़े हैं आपने एक अपने से डॉक्यूमेंट तैयार करनी है, और उन सब टैग्स को आपने आप जब गूगल करेंगे इन टैग्स को, आप फ्री हैं, आप जितना मर्ज़ी इनको गूगल पे सर्च करें कर सकते हैं, ताकि उससे आपका क्या होगा कि आपने फर्दर भी फ्रीलांसिंग करनी है। तो यही नॉलेज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एक रास्ता दिखा दिया है कि ये टैग्स इस तरह का है और इसका मकसद ये है। अब इस पे आपने रिसर्च खुद करनी है, इस पे आपने कोड्स खुद ढूंढने हैं, लोगों के कोड्स पढ़ने हैं, उससे आपके कोड में परफेक्शन आएगी, आपको आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। और इस तरीके से आपने जाना ये करना ये है कि आपको मैंने तकरीबन एक एक दो दो वैल्यूज़ बताई हैं हर एट्रीब्यूट्स की। हर एट्रीब्यूट की एक एक दो दो वैल्यूज़ बताई हैं। अब आपने करना ये है कि उन एट्रीब्यूट्स की आपने सारी वैल्यूज़ जितनी आपको, ये एक रेफरेंस वेबसाइट बता रहे हैं, W3 स्कूल्स है और इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जाएँ, आप जाके उन टैग्स की वैल्यूज़ को पकड़ें, उनको कंटेंट अपना अंदर रखें और उन पे अप्लाई कर के देखें। और जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारी आपकी पहली असाइनमेंट भी है
और ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपने इसकी जितनी प्रैक्टिस करके लाएं, लेकिन कम अज़ कम दो दो हर टैग की आपने, जितनी हमने अब तक पढ़े हैं ना टैग्स, उनकी आपने दो दो एग्जांपल्स के साथ एक डॉक्यूमेंट तैयार करके मुझे अपने कल 8 बजे तक, कल 8 बजे का मतलब ये है कि कल 8 बजे, ना कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले 8 बजे, कल 8 बजे से पहले, सैटरडे 8 बजे से पहले आपने मुझे सेंड कर देनी है। और सैटरडे को हमारा लेक्चर नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मंडे को होगा। फर्दर जो इसके अलावा आई होप कि इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपकी जो क्लास है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप जो है ना वो ये माइक जो आप लगे हुए हैं आपके पास आपके सिस्टम्स पे, उनको यूज़ करेंगे, लेकिन आप उनको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देते हैं। हमने बेसिकली ये स्टार्ट किया है एक, ताकि क्लास का इन्वायरमेंट बने, इंटरेक्टिव सेशन हो। तो मैं आपसे सारों से यही कहूँगा कि मंडे से इंशाल्लाह जो हमारी क्लास है ना, तो आप एक नए पैशन से आएँ, और जो आपका क्वेश्चन हो वो ऑडियो पूछें, यानी या वॉइस मैसेज कह रहा हूँ कि आप वॉइस पार्ट आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, आप यानी ताकि आवाज़ भी हमें एक ज़िंदा क्लास नज़र आए ना। तो यहाँ तो मुझे लगता है मैं शायद लैपटॉप से या दीवारों से बोल के तो जा रहा हूँ। तो मंडे से मैं आपको ये बार बार यही कह रहा हूँ कि मंडे से आप जो है ना ये अपनी आवाज़ भी सुनाते रहें। मोहसिन भाई, आपकी आवाज़ नहीं सुनी हमने। मोहसिन, लगता है आज उनका माइक नहीं है। चलें जी, और अल्लाह ताला आप सबके तमाम कामों में हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।